देखो बेटा नेक्स्ट देखना अपन को इसमें उपसह संयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला पॉइंट क्या बेटा इसमें, यह बंध या इससे भी पहले क्या कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के असमान साझे से बनने वाला बंध उप सह संयोजी बंध कहलाता है। दूसरा पॉइंट बेटा, दो क्रमागत या मैं कहूं समीपस्थ परमाणुओं में से कम से कम परमाणुओं में से एक के पास एकांकी युग्म जो कि बेटा लोन पेयर कहलाता है, वह एक के पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिएगा बेटा कि मान लीजिए कोई एक तत्व है बेटा ए और कोई एक तत्व है बी। ए के पास बेटा एकांकी युग्म है और बी के पास रिक्त कक्षक है। तो बेटा ऐसे में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ए ने दिए तो ये जो बंध बनेगा ये कौन सा बंध बनेगा, उप सह संयोजी बंध बनेगा बेटा। अब एक कैटेगरी और एक बात और है छोटी सी इसमें बेटा कि वास्तव में उप सह संयोजी बंध के लिए दो तरह का हो सकता है, वो सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। उप सह संयोजी बंध सिग्मा व पाई दोनों तरह का हो सकता है। देखिएगा इधर बेटा कि अगर ए और बी या मैं कहूं जिनके बीच में उप सहसंयोजी बंध बन रहा है उनके बीच में पहले से अगर कोई बंध ना हो, उपस्थित कोई भी बंध ना हो, तो जो पहला बनता है बेटा वो बनता है सिग्मा उप सहसंयोजी बंध। ये जो बना इसे मैं क्या कहूंगा, सिग्मा। ये सिग्मा का सिंबल है बेटा, सिग्मा उप सह संयोजी बंध। और बेटा ए और बी, ठीक है, ये थे, इनमें पहले से एक बंध उपस्थित था। ए और बी के बीच में पहले से एक बंध उपस्थित था बेटा, और उसके अलावा में ए के पास लोन पेयर है और बी के पास रिक्त कक्षक है। एक बंध पहले से था और फिर उसके बावजूद बेटा एक लोन पेयर और एक कक्षक था, और इन्होंने यहाँ ये जो अगर बंध बनाया ये वाला उप सहसंयोजी बंध, तो ये वाला जो बनेगा उसे कौन सा कहेंगे बेटा, पाई उप सह संयोजी बंध। ध्यान दीजिए बेटा, वापस से मैंने क्या बोला कि अगर जिनके बीच में उप सहसंयोजी बंध बन रहा है वो पहला ही बना है, बिल्कुल पहला, मतलब ए और बी के बीच में पहले से कोई बंध नहीं था और बेटा यही बंध बना सीधा, तो इसे कहेंगे सिग्मा उप सहसंयोजी बंध।
और अगर ए और बी के बीच में पहले से कोई बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके बाद ये वाला बेटा बंध बना तो उसे कहेंगे पाई उप सहसंयोजी बंध। और बेटा पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि जो पाई उप सहसंयोजी बंध है इसकी डिटेल बैक बॉन्डिंग में पढ़ी जाएगी बेटा। इसकी डिटेल कहां पढ़ी जाएगी? एक टॉपिक है बैक बॉन्डिंग बेटा, वहां पर इसकी डिटेल पढ़ी जाएगी। इसकी पाई उपसहसंयोजी बंध की। हाँ, सिग्मा वाले की डिटेल अभी अपन पढ़ते हुए चलेंगे बेटा, सिग्मा उपसहसंयोजी बंध की। लेकिन पाई उपसहसंयोजी बंध आगे जाके एक टॉपिक आता है बेटा बैक बॉन्डिंग पश्च बंधन बेटा, उसमें इसकी बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ी जाती है, वहां पर इसको डिस्कस किया जाएगा। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो सिग्मा उपसहसंयोजी, दोनों में अंतर क्या है बेटा कि ए और बी के बीच में पहले से कोई बंध नहीं था, सीधे बेटा उपसहसंयोजी बंध बना तो उसे सिग्मा उपसहसंयोजी कहेंगे। अगर ए और बी के बीच में पहले से कोई बंध था और फिर यहाँ पर बंध बन रहा है बेटा उपसहसंयोजी के रूप में, तो उसे पाई उपसहसंयोजी बंध कहा जाता है। अब बेटा उपसहसंयोजी बंध के बारे में थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी किया है कि नाइट्रोजन जो है जब 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है बेटा तो 3 सहसंयोजी और 1 उपसहसंयोजी बनाता है बेटा, नाइट्रोजन दाता की तरह काम करते हुए। कुछ याद आया हो तो बेटा आपको। बोरोन वाला भी बेटा 4 जब प्रदर्शित करता है तो 3 सहसंयोजी 1 उपसहसंयोजी, लेकिन बोरोन ग्राही की तरह काम करता है बेटा। तो वास्तव में बेटा सीधी सी कंडीशन यही बनती है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि ये पहचानना कि किसमें उपसहसंयोजी बंध है और किसमें उपसहसंयोजी बंध नहीं है। सवाल के रूप में इसे डिस्कस करते हुए चलेंगे अपन बेटा। निम्न में से किसमें उपसहसंयोजी बंध है? NH3 NH4 प्लस H2O H3O प्लस BF3 BF4 माइनस PH3 PH4 प्लस H3BO3 BOH होल 4 माइनस बेटा। एक एक को बेटा एक्सप्लेनेशन देखते चलिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कैसे पहचानना है तरीका देखिए बेटा। नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 लिख दीजिएगा, ये 5। और हाइड्रोजन जब भी जुड़ता है बेटा एक बंध के साथ जुड़ता है। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो बेटा 3 हाइड्रोजन ये आपने जोड़ दिए और ये तीनों के तीनों कैसे बंध है? सहसंयोजी बंध है। ये है बेटा NH3। क्या बात समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? इसमें से ये वाला इसका है लोन पेयर बेटा, या मैं कहूं एकांकी युग्म बेटा, और ये इसमें क्या है? बंध युग्म बेटा। ये क्या था? इसका लोन पेयर। ये था NH3 जिसमें कहीं भी उप सहसंयोजी बंध उपस्थित नहीं है। वापस इधर देखिए बेटा, मैंने क्या किया कि NH3 की स्ट्रक्चर वापस लिख दी बिल्कुल सेम उसी के जैसी बेटा। ये मैंने NH3 लिख दिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर बेटा आपके पास है NH4 प्लस और 1 प्लस का चार्ज यहाँ लगाया हुआ है, मतलब बेटा ओवरऑल 4 हाइड्रोजन में से एक ही हाइड्रोजन प्लस वाला है। 3 ये हाइड्रोजन आ गए बेटा। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन बेटा आपस में इन्होंने साझा करके सहसंयोजी बंध बनाया हुआ है। अब जब H प्लस इसमें आएगा बेटा, मुझे ये बताइए बेटा
हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H प्लस अगर आप बना रहे हो बेटा तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका। भाई हाइड्रोजन होता क्या बेटा, हाइड्रोजन होता है 1s1, 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, और अगर आपने H प्लस बना दिया तो वो इलेक्ट्रॉन भी बेटा अब इसमें नहीं रहा, वो भी चला गया इसके अंदर से बेटा। तो कंडीशन क्या रही कि ये वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, यानी हाइड्रोजन के पास में बेटा रिक्त कक्षक तो है, और ये रहा लोन पेयर। यानी कुल मिलाकर क्या ये उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा बेटा। तो NH4 प्लस में उपसहसंयोजी बंध उपस्थित है, NH3 में नहीं है, NH4 प्लस में है। क्या आई बात समझ में बेटा? H2O की बात की जाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन है बेटा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके सहसंयोजी बंध बना रहा है, एक और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके साझा करके सहसंयोजी बंध बना रहा है, और बेटा 2 इसमें ये लोन पेयर बच गए एकांकी युग्म, और हाल फिलहाल इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। लेकिन जब H3O प्लस बनाओगे तो बेटा देखिएगा वापस से कि पहली बात तो ये तो सेम ही था ना अभी तक बेटा, मैंने वही H2O वापस से बना दिया। अब इसके पास में जब बेटा तीसरा हाइड्रोजन आया, क्योंकि प्लस है बेटा तो ये प्लस के साथ आया होगा, जवाब तो दो भाई। और बेटा H प्लस अगर आ रहा है तो उसके पास उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्त कक्षक है, तो ये जो बंध बनेगा कैसा बनेगा, उप सह संयोजी बंध बनेगा बेटा। और वैसे भी मैंने आपको कहा है बेटा कि जब भी H प्लस जुड़ता है, H प्लस के जुड़ने को प्रोटोनेशन कहते हैं, और प्रोटोनेशन जो है बेटा हमेशा उप सह संयोजी बंध निर्माण के साथ में कंप्लीट होता है, यानी इसमें उप सह संयोजी बंध उपस्थित है। BF3 बोरोन, बोरोन के संयोजी कोष में भी बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये लो भाई, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 बेटा, ठीक है। अब फ्लोरीन आया, ये सहसंयोजी बंध, एक और फ्लोरीन सहसंयोजी बंध, एक और फ्लोरीन सहसंयोजी बंध, ये हो गया BF3। लेकिन एक चीज खास बात और है बेटा कि भाई कोई भी दूसरे आवर्त का तत्व अगर है, दूसरे आवर्त का पहले भी डिस्कस किया है, फिर सुन लीजिए, दूसरे आवर्त का तत्व अगर है बेटा, सेकंड पीरियड का अगर कोई भी एलिमेंट है तो बेटा उसमें 2s और 2p, 2s का एक कक्षक और 2p के 3 कक्षक, हाँ 2d उसमें नहीं होता, पर कुल कक्षक कितने हैं, 4, और 4 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। एक बार देखना इधर बेटा, एक बार के लिए समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं बेटा कि 4 कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। गिनते हैं एक बार, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोई रिक्त कक्षक था, नहीं था। 1 2 3 4 5 6 और ये मिलाकर के 7 8 हो चुके बेटा। भाई पहले H प्लस के पास रिक्त कक्षक था, लेकिन साझा होने के बाद तो बेटा इलेक्ट्रॉन आ गए ना बेटा इसके अंदर, कुल मिलाकर 8 हो गए क्या बेटा। इसमें भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर गिनना बेटा, 1 2 3 4 5 6। क्या बेटा सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन आए क्या भैया, और 6 इलेक्ट्रॉन आए मतलब इसके पास एक रिक्त कक्षक उपलब्ध है, बिल्कुल है बेटा, एक रिक्त कक्षक इसमें है। मैं वापस से बेटा उसी सिचुएशन को एज इट इज मेंशन कर रहा हूं, लिख रहा हूं बेटा, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन थी, ये लो, और ये रिक्त कक्षक इसके पास था। अब क्या हुआ, BF4 माइनस जब आप बना रहे हो बेटा, तो जो 3 फ्लोरीन थे उन्होंने तो बेटा ये साझा करके सहसंयोजी बंध बना लिए, लेकिन अगला जो फ्लोरीन है बेटा वो F है कि F माइनस, F माइनस है बेटा पहली बात तो, यानी बेटा उसने किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीना हुआ है, F माइनस है मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है। तो F माइनस जब इसके पास आया बेटा, उसने शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ने ही दे दिए। अरे बात समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? और ये जो बंध बना ये उपसहसंयोजी बंध बना, यानी इसमें उपसहसंयोजी बंध नहीं था और इसमें है। अब एक चीज और,
यहाँ नाइट्रोजन जब उपसहसंयोजी बंध बना रहा है तो वो दाता की तरह काम कर रहा है। कौन? नाइट्रोजन दाता है यहाँ पर। और यहां जब उपसहसंयोजी बंध बना रहा है तो यहाँ F माइनस दाता है और बेटा बोरोन जो है वो किस की तरह काम कर रहा है? ग्राही की तरह काम कर रहा है इस उपसहसंयोजी बंध के अंदर। बेटा क्या बात समझ आई क्या बेटा आप लोगों को भाई? और देखिए बेटा इधर, बेटा इतना तो मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये तो आपको आता ही होगा। ये वापस से लिख रहा हूँ बेटा, डरे नहीं, वही चीज लिख रहा हूँ। PH3 PH4 प्लस। बेटा मुझे बताइए क्या नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है बेटा, क्या दोनों ही बेटा एक ही वर्ग से संबंधित है? दोनों के ही फास्फोरस के नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। तो सिमिलर कैटेगरी में भैया ये लो, ये तो बन गया PH3 बेटा, बना कि नहीं बना? यानी इसमें उपसहसंयोजी बंध नहीं है। और जब आप PH4 प्लस बनाओगे बेटा, PH4 प्लस जब आप बना रहे हो तो मुझे बताइए बेटा, ये 3 हाइड्रोजन तो थे कि नहीं थे? ये लोन पेयर इसके पास था और H प्लस आप ले आएंगे तो बेटा H प्लस के साथ में कुल मिलाकर ये कैसा बंध बनाएगा? उपसहसंयोजी, मतलब इसमें उपस्थित है। अरे अब तो कहानी समझ आई होगी बेटा आपको, किस तरह से सोल्व कर सकते हैं आप। H3BO3 बेटा, अगर मान लीजिए मैं इस तरह से लिखूं, देखना एक बार, बोरोन संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, समझना, देखिएगा एक बार, ये OH के साथ इसने जुड़ गया बेटा, बंध बना लिया, इधर OH के साथ बंध बनाया और इधर ये भी OH के साथ। आराम से सोच लीजिए एक बार, H गिनिए कितने? 1 2 3, H के 3 हो गए, B का 1 और O के भी कितने हो गए? 3। क्या ये H3BO3 है? वास्तव में बेटा H3BO3 बोलो या फिर BOH का होल थ्राइस बोल दो, एक ही बात है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, H3BO3 बोलो चाहे BOH का होल थ्राइस, एक ही बात होती है बेटा। और सेम कंडीशन क्या कि बेटा बोरोन के संयोजी कोष में वास्तव में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन बोरोन द्वितीय आवर्त का तत्व है बेटा। कक्षक कितने? 4। 4 में से 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 कक्षक भरे हुए और एक कक्षक कैसा है? खाली। अभी तक इसमें कोई भी उपसहसंयोजी बंध नहीं है। मैंने वापस से इसी को लिखा, सोचो भाई, बहुत सिंपल सी बात आ चुकी अब तो। और OH माइनस आया अब एक्स्ट्रा में, तो ये जो बंध बनाएगा ये कैसा बनाएगा? उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। अरे क्या कहानी समझ आई क्या बेटा? अब तो धीरे धीरे पहचान में आने लग गया होगा ना बेटा कि कहाँ उपसहसंयोजी बंध उपस्थित है और कहाँ उपसहसंयोजी बंध उपस्थित नहीं है। इसमें उपसहसंयोजी बंध प्रेजेंट है, कोई तकलीफ इसमें किसी को भी नहीं है बेटा। पहचान पाओगे कि किसमें उपसहसंयोजी नहीं है, किसमें नहीं है। चलो एक और सवाल लिखते हैं बेटा, निम्न में से किनमें उपसहसंयोजी बंध उपस्थित है? हाँ बेटा, ये सोल्व करना है। करिए सोल्व फटाफट से इसको बेटा। आप लोग आप पोच करके सोल्व कर सकते हैं।
देखिए बेटा पोच करके सोल्व कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। फास्फोरस बेटा संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, और 5 क्लोरीन बेटा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है बेटा, कुल मिलाकर PCl5। ये इस तरह से बना लूं मैं इसको बेटा थोड़ा सा, ये PCl5 बेटा। क्लोरीन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा साझे में काम में ले लिया और फास्फोरस ने भी। इसमें कहीं भी उपसहसर्जी बंध उपस्थित नहीं। अब बेटा नेक्स्ट क्या कि फास्फोरस संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन थे। समझने की कोशिश करना बेटा, ये संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो 5 क्लोरीन कुछ इस तरह से इसके साथ मान लीजिए अटैच हो गए, और ये पांचों के पांचों कैसे बंध है बेटा? ये पांचों के पांचों है सह संयोजी बंध। लेकिन बेटा मुझे बताइए कि फास्फोरस बेटा दूसरे आवर्त का तत्व है कि तीसरे आवर्त का? तीसरे आवर्त का, थर्ड पीरियड का बेटा। और थर्ड पीरियड का है, साथ में विन्यास है 3s2 3p3 और 3d0। ये 3s 3p और 3d कैसा है इसका? वैकेंट। जब अपनी ये प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाएगा, ये इसकी कौन सी अवस्था है बेटा? आद्य अवस्था। जब ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां स्थानांतरित हो चुका होगा बेटा। और हाल फिलहाल ये कितनी बेटा? 5 सह संयोजी बंधीय बनाता हुआ चल रहा है। अब अगली बात ये बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या इसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध है? बिल्कुल है बेटा। उनमें से एक मैंने लगा दिया, और Cl माइनस आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है बेटा, तो वो इसके साथ कैसा बंध बनाएगा? उप सह संयोजी बंध बनाएगा। है इसके अंदर बेटा प्रेजेंट। क्या ये और भी बना सकता है? नहीं बेटा, ये वाला तो नहीं बना पाएगा। और क्यों? क्या रिक्त कक्षक नहीं है? है, बिल्कुल है बेटा। लेकिन इसके बाद में त्रिविम बाधा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो 6 Cl माइनस चारों तरफ अरेंज हो गए बेटा, उसके बाद इसके परिपार्श्व में और जगह नहीं बचेगी दूसरे Cl को जुड़ने के लिए। इसके बाद त्रिविम बाधा शुरू हो जाएगी बेटा, इस तरह से बेटा। लेकिन उपसहसर्जी बंध तो उपस्थित इसमें है। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में एग्जाम्पल NH3BF3। देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, समझना अच्छे से। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, और बेटा उनमें से 3 अपन ये लगा चुके हैं। BF3 की अगर बात करें, ये दोनों में बेटा अभी हटा रहा हूं, यहां से आगे डिस्कस कर लेंगे। बोरॉन, ठीक है बेटा, और तीन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ में था, और ये रिक्त कक्षक इसके पास है। पहचाने क्या रिक्त कक्षक कैसे लगाया? भाई कोई भी दूसरे आवर्त का तत्व, उसमें 4 कक्षक तो होंगे बेटा। अब 4 में से बेटा सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक रिक्त कक्षक इसके पास है बेटा। इसमें भी 4 थे, 4 में से 6 ही हो गए और 2 ये बेटा, इसके पास रिक्त कक्षक नहीं था इसमें। अब बेटा इसके पास रिक्त कक्षक है, इसके पास में एकांकी युग्म है, लोन पेयर है बेटा, जो बंधित नहीं है। अरे भाई जो बंध में जुड़े हुए उन्हें बंधित युग्म बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, और जो बंध में नहीं जुड़े हुए उन्हें क्या बोल देते हैं? एकांकी युग्म। तो एक्चुअली क्या होगा बेटा कि ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके कैसा बंध बना देगा? उप सह संयोजी बंध ये बना देगा। और इस पूरी जो इकाई बनी, इसे ही कहते हैं क्या बेटा? NH3BF3। क्या बोल देते हैं? NH3BF3 का योगोत्पाद है बेटा। कैसा उत्पाद है? योगोत्पाद है।
NH3BF3 का। एक खास बात और बेटा कि यहाँ लोन पेयर देने वाला अलग है और ग्रहण करने वाला अलग है। और बेटा लोन पेयर देने वाले को कहते हैं लुईस अम्ल। क्या कहते हैं बेटा लोन पेयर देने वाले, लोन पेयर देने वाले को कहते हैं लुईस क्षार। बेटा लोन पेयर देने वाले को क्या कहते हैं? लुईस क्षार। और लोन पेयर लेने वाले को कहते हैं लुईस अम्ल। तो बेटा यहाँ इसमें NH3 ने बेटा लुईस क्षार का काम किया और BF3 ने किसका काम किया बेटा? लुईस अम्ल का। यानी इन दोनों के बीच में जब योगोत्पाद बनता है NH3BF3 में तो लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया होते हुए बनता है। और क्या इसमें उपसह संयोजी बंध है? बिल्कुल बेटा इसमें उपसह संयोजी बंध उपस्थित है। क्या ये कंडीशन समझ आई बेटा आप लोगों को? भैया कोई तकलीफ नहीं है बेटा? बढ़ू आगे बेटा। नेक्स्ट बेटा 4th नंबर मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको? ओजोन दिया था। समझिएगा बेटा कि ओजोन के केस में क्या होता है। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और ये ऐसे दो दो की शेयरिंग के साथ, ताकि इनका अष्टक आसानी से पूरा हो जाए। अब बेटा एक मैं ऑक्सीजन और लिखूं यहां पे, उसके भी संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। समझना एक बार बेटा, भाई पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? भाई ऑब्वियस सी बात है बेटा कि स्पीसीज जितने ज्यादा बॉन्ड बना ले बेटा, हमेशा जब भी बंध निर्माण होता है ना बेटा, तो बंध निर्माण में हमेशा ऊर्जा निकलती है। बंध निर्माण हमेशा उष्माक्षेपी होता है। और अगर कोई सिस्टम ऊर्जा निकाल दे तो बेटा वास्तव में वो कैसा होता है? स्थायी होता है। तो मैक्सिमम चांसेस के हिसाब से बेटा इसको बंध ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए। मैंने क्या किया बेटा कि इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये वाले बंध बना दिए और मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको कि दूसरा आवर्त का कोई भी तत्व अपने संयोजकता 4 अधिकतम प्रदर्शित कर सकता है, 4 से ज्यादा प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की बेटा 4 ही संयोजकता आ रही है बेटा? ठीक है, लेकिन एक बात और लिखवाई थी आपको, लिखता हूं वापस से कि सेकंड पीरियड संयोजी कोश में उपलब्ध कक्षक है कितने? 4। अधिकतम संभव संयोजकता वो भी कितनी? 4। अधिकतम रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन, 4 कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। अब समझे कि ये जो मैंने बनाया ये सही है कि गलत है। इधर देखिएगा, ये जो ऑक्सीजन है बेटा, इसके एक बार आप इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू करो। संयोजकता तो आपने 4 देखी, यहां तक तो दिक्कत नहीं थी, पर एक बार बेटा कंडीशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए कि दूसरा आवर्त है अपने संयोजी कोश में अधिकतम बेटा 4 कक्षक रखता है, इसलिए उसके अधिकतम संयोजकता 4 और अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। गिने एक बार इलेक्ट्रॉन गिने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। मुझे बताइए कितने रख सकता था अधिकतम? 8। 10 कहां से रखेगा? बात आई क्या समझ? नहीं आई? वापस सुनो कि भाई ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का तत्व है बेटा, उसके पास में अधिकतम कक्षक कितने? 4। कौन कौन से बेटा? 2s का 1 और 2p के 3 बेटा। सारे मिलकर जब भी भाई अकेले अकेले भी काम आए तो भी ठीक, और मिलकर अगर काम आए तो भी बेटा कुल कक्षक कितने हैं? कुल कक्षक कितने हैं बेटा? कुल कक्षक कितने हैं? 4 है बेटा। अब 4 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है? 8। ये बंध बना ले बेटा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनती
अगर बनती तो बहुत ज्यादा स्टेबल बनती, लेकिन बनना संभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आफत आ गई ऐसी? ये आफत आ गई कि बेटा ये ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि रख कितने सकता है? 8। तो वास्तव में बेटा ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ये वाली इसकी गलत स्ट्रक्चर है, ये नहीं बन पाएगी, क्योंकि बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि रख कितने सकता है? मैक्सिमम 8। तो फिर कौन सी देखी जाएगी? वापस बनाते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ बेटा कि देखा जाए तो इसके बेटा कक्षक तो पूरा हो गए। अब इसने इसके साथ में बेटा उप सह संयोजी बंध बनाया। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही तो है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं समझे? 2 2 4 2 6 और ये दोनों मिला के 8 बेटा। अब बेटा जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं बेटा, उन्हें डाउट आ सकता है। ऑक्सीजन का विन्यास अगर मैं लिखूं बेटा तो वो है 1s2 2s2 2p4। ये इसका संयोजी कोश बेटा, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 4 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि भाई हमें ये बताइए कि इसके पास रिक्त कक्षक कहाँ है? 2d होता ही नहीं है, होता ही नहीं है 2d। कहाँ है इसके पास रिक्त कक्षक? एक्चुअली बेटा ये शिफ्ट करता है अपने विन्यास को, ये तो एज इट इज रखता है। ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की यहां पेयरिंग करवा लेता है, पेयरिंग करवा लेता है इलेक्ट्रॉन की, ताकि इसमें ये उप सह संयोजी बंध बना सके। मैं लिखूंगा कि ऑक्सीजन को जब उप सह संयोजी बंध बनाना हो तो 2p के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करके एक रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाते हैं। इस तरह से ओजोन बनता है। तो जो ओजोन है O3 बेटा, क्या उसमें उपसहसंयोजी बंध उपस्थित है? बिल्कुल बेटा प्रेजेंट है। माना कि इससे ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर ये होती, पर संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जिस घर में कमरे 4 है, आदमी 8 आ सकते हैं मैक्सिमम बेटा, तो 10 कैसे रखोगे? रहते तो अच्छा होता। अरे रहेंगे कहां से? जब जगह हो तब रहे ना बेटा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया और इसमें एक उपसहसंयोजी बंध बनता है बेटा। क्या ये कहानी समझ आई आपको? इसमें भी उपस्थित है, इसमें है, उसमें नहीं था। और बेटा एक और केस दिया था आपको, कौन सा? NH2+, सॉरी NH2-। समझिएगा बेटा इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। आपके पास बेटा ये था NH3, हुआ क्या कि इसमें से बेटा एक H+ निकला। H+ निकलने का मतलब बेटा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है कि लेके जा रहा है? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है बेटा। H+ मतलब बिना इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन जा रहा है। ये सिचुएशन, और क्या बना? N, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इधर का लोन पेयर एज इट इज बेटा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो बेटा, थोड़ा सा मैं वेरिएशन करके बनाऊं, थोड़ा सा। ये था, ये एज इट इज,
ये एज इट इज, ये वाला लोन पेयर एज इट इज, और बेटा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से मैंने फ्री करवाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा देता हूं। और क्योंकि H प्लस बाहर निकला तो इस पर क्या जाएगा बेटा, माइनस। क्या ये बात समझ आई क्या आप लोगों को बेटा? अरे जवाब तो दो भाई। ये माइनस बेटा अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन है बेटा, संयोजी कोष में कितने, 5 माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 प्लस बंद युग्म 1 2 3 4 4/2, तो बेटा ये कितना रहा कुल मिलाकर, 5 माइनस 6। हाँ बेटा, तो क्या माइनस का 1 आया? तो बिल्कुल ये प्राप्त हो रहा है ना माइनस का 1 बेटा। तो क्या इसमें उपसहसंयोजी बंध है बेटा? नहीं, इसमें उपसहसंयोजी बंध उपस्थित नहीं है। देखो कहीं भी इसमें उपसहसंयोजी बंध उपस्थित नहीं है। तो क्या कैटेगरी आपको तरीका समझ आया बेटा उपसहसंयोजी बंध पहचानने का? पहचान लोगे आसानी से बेटा उपसहसंयोजी बंध, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं है बेटा? नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें कुछ स्पेशल केस में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं बेटा। पहला इसमें बेटा HNO3 इन नाइट्रोजन, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 5। एक ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा डबल बॉन्ड, इधर एक जुड़ेगा OH, और अब जो एक ऑक्सीजन बच गया, फिर वही प्रॉब्लम है, अगर इसके साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया बेटा तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, जबकि नाइट्रोजन ऐसा कर ही नहीं सकता। तो यहाँ जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, उपसह संयोजी बंध। एक है बेटा SO3, सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ऑक्सीजन के साथ डबल डबल और डबल। एक तो बेटा इसकी ये पॉसिबिलिटी है। एक और चीज है बेटा कि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉनों में से इसने तो ये बनाया और बाकी 2 बना रहे हैं कैसा बंध, उपसह संयोजी बंध बेटा। तो एक्चुअली समझना की बात क्या है बेटा, अगर आप यहां देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन गिने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों गिने जाएंगे बेटा। तो यहां पर इसका अष्टक पूरा हो रहा है, जबकि यहां अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अष्टक पूरा नहीं हो रहा। एक्चुअली ये बेटा कि सल्फर की ये वाली और ये वाली दोनों तरह की स्ट्रक्चर मानी गई है। इनिशियली शुरुआत में बेटा इस स्ट्रक्चर को अपन मानते थे क्योंकि इसमें अष्टक पूरा हो रहा था, लेकिन बेटा जब लुईस कोसेल वाला नियम फेल भी हो गया बेटा, जब ये देखने को मिला कि वास्तव में कुछ ऐसे यौगिक संभव है इस दुनिया में जिसमें अष्टक पूरा ना हो तो भी वो संभव है, और इवन जितने ज्यादा बॉन्ड बने हुए मिलेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो तुलनात्मक रूप से यहाँ बंधों की संख्या ज्यादा थी, यानी कि बेटा ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करके बना होगा तो इसका स्थायित्व ज्यादा है। तो बात ये कहना चाह रहा हूं कि SO3 की ये और ये दोनों स्ट्रक्चर संभव है, लेकिन प्रेफरेंस प्रायोरिटी बेटा स्थायित्व के नाम पर अगर प्रायोरिटी दी जाती है तो वो इस वाली स्ट्रक्चर को दी जाती है, ना कि इसको बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें बंध ज्यादा बने हैं, एनर्जी ज्यादा रिलीज करके बना है बेटा। एनर्जी ज्यादा रिलीज करके बना है, इसका मतलब इसका स्थायित्व जो है बेटा इस वाली स्ट्रक्चर की तुलना में ज्यादा था। क्या बात समझे क्या आप लोग बेटा ये वाली? बोलो भाई। अब सवाल क्या बनता है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या SO3 में उपसहसंयोजी बंध उपस्थित है तो बिल्कुल आप कहोगे कि उपस्थित है, लेकिन अगर पूछे कि इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है तो बेटा ये वाली कंडीशन इसकी ज्यादा स्टेबल मानी गई है। बिल्कुल सिमिलरली SO2 में भी केस यही है बेटा। एक ये है और एक ये है।
इन दोनों में भी बेटा ओवरऑल अगर आप स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व इस वाली स्ट्रक्चर का ज्यादा है बेटा। बात समझे क्या भाई? स्थायित्व जो है बेटा इस वाली स्ट्रक्चर का इसकी तुलना में ज्यादा है। फिर वही कंडीशन, क्योंकि इसमें बंधों की संख्या ज्यादा है। लेकिन फिर वही कि SO2 में अगर कोई पूछे कि क्या उपसहसयोजी बंध है, उपस्थित है, बोले है, लेकिन दोनों में से ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर इसकी ये वाली होगी बेटा। ये वाली ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर इसकी मानी गई है बेटा। इन्हें आपस में आप बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सिर्फ इतना सा कि परमाणु समान है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था अलग है बेटा इसके अंदर। तुलनात्मक रूप से लोन पेयर की जगह बेटा बॉन्ड पेयर मतलब एकांकी युग्म की जगह बंद युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन यहाँ देखे जा रहे हैं बेटा इसके अंदर। तो यहाँ पर स्थायित्व के हिसाब से कैटेगरी आ रही है। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, स्पेशल केस में इसलिए लिखा कि SO3 SO2 में कोई उपसहसयोजी बंध उपस्थित है कि नहीं ये पूछे तो बिल्कुल आपको बोलना पड़ेगा कि उपस्थित है, लेकिन ज्यादा स्थायी वाली कैटेगरी इसमें ये होती है। एक और एग्जाम्पल इसमें है बेटा, एक तो H2SO4 की ये है और एक H2SO4 की बेटा ये वाली है। ठीक है, कोई पूछे कि H2SO4 में उपसहसयोजी बंध उपस्थित हैं क्या, तो बोलोगे कि है, उपस्थित है। लेकिन अगर इन दोनों में से बेटा स्थायित्व अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायित्व इनमें से किसका ज्यादा है, तो इस वाली स्ट्रक्चर का स्थायित्व आप बेटा कंपैरेटिवली क्या बताओगे, ज्यादा बताओगे। क्या कहानी समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? जवाब दो भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है बेटा।